हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये कलाम के द्वारा लिया हुआ माइनर टेस्ट नंबर 9 है, जो आपका 12 जनवरी को 2025 को लिया गया था। तो इसमें है केवल हम हिंदी से संबंधित 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी शिक्षण विधियों से संबंधित। तो ये रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, जो भाषा प्रथम है ना, हालांकि देखिए शिक्षण विधियां हैं दोनों की समान है, चाहे आप भाषा फर्स्ट से हो या सेकंड से हो, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी सभी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है कि दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा होगा, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं। देखिएगा, अगर आप इन्हें एलिमिनेट करें ऑप्शनों को, ये तो श्रव्य हो जाएगा, ये श्रव्य हो जाएगा, तो ये तो होंगे नहीं दोनों। ड्रामा की बात करें तो ये श्रव्य दृश्य में आता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एपिडाइस्कोप होगा, जो प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आता है। इसमें है क्या, पारदर्शी या अपारदर्शी दोनों प्रकार से ये प्रक्षेपित कर देता है सामग्रियों को। तो एपिडाइस्कोप है वो दृश्य सामग्री में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि सीता वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, तो ये एक श्रव्य सामग्री मानी जाती है या शिक्षण सहायक सामग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि एपिडाइस्कोप में किस प्रकार की वस्तुओं को दिखाया जाता है, तो इसमें पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों प्रकार की दिखाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो मॉडल है, ये आपके दृश्य में ही आएगी, ये प्रक्षेपी नहीं होती है, ठीक है, बाकी हो जाएंगे, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड है और एपिडाइस्कोप। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा जो पूछा था। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 5वां, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिमूर्ति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। ओवरऑल सभी अफसरों को पढ़ेंगे तो ये शिक्षा को स्थायी बनाना, ये वाला काम नहीं होगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। हमें यही पूछा था कि श्रव्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी सभी श्रव्य शिक्षा से संबंधित थे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें पूछा है निम्न में से श्रव्य दृश्य साधन नहीं है। अगर इसमें से देखें तो रेखा चित्र है, ये आपके दृश्य में आएगा, यानी विजुअल में, ना कि ये आपके श्रव्य दृश्य में आएगा। श्रव्य दृश्य में आपका ड्रामा आ जाएगा, चलचित्र आ जाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी हो जाएगी, इसमें से बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये दृश्य में आता है, न कि आपके अप्रक्षेपित सामग्री यही होगी। बाकी सभी सामग्री जैसे फिल्म खंड और फिल्म ओपेक प्रोजेक्टर, ये सभी प्रक्षेपित में आएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रव्य दृश्य सामग्री आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है। तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे 3 नंबर व्याख्यान विधि में टीचर एक्टिव रहता है और जो स्टूडेंट या लर्नर होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं। तो हमें ये कहेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि टीचर इसमें व्याख्यान करता है मोस्टली। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, तो ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीसरी क्लास से करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे स्वस्वर वाचन के गुण क्या हैं, तो ये ओवरऑल सभी हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 12वें नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कौन सा कार्य अंत में आता है। अगर हम जो कौशल होते हैं हमारे जो 4, तो उनका क्रम इसी प्रकार होता है, तो इसमें लास्ट में राइटिंग आता है यानी लिखना, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13वां, बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का उच्चतम उपाय क्या होगा। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से हो जाएगा आपका कि अध्यापक को अपना आदर्श प्रस्तुत करना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो 14वें नंबर का इस प्रकार पूछा है कि लिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार होता है, तो ओवरऑल सभी होंगे, चाहे वो व्याकरण के नियमों से संबंधित दोष हो या ब्राह्म चिन्हों को लेकर कोई गलत प्रयोग हो या मात्रा एवं पढ़ संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो ओवरऑल सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मौन वाचन से क्या लाभ होता है। अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, तो यही सही था, बाकी सभी गलत थे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से बोलने की योग्यता कौन सी होगी। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो वो हो जाएगा आशु भाषण, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाएगी। अगर इनमें देखें तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखते हुए हम ये कहेंगे मौन वाचन है वो सबसे बेस्ट माना जाएगा, वाचन की सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इसमें पूछा है भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन क्या है, तो वो हो जाएगा शब्द। नेक्स्ट देखिएगा कि गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन ये दोनों किसके भेद हैं, तो ये दोनों ही आपके मौन वाचन के हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। अगर देखेंगे सभी ऑप्शनों को तो हम ये कहेंगे मायादीप है, ये प्रक्षेपी दृश्य सामग्री होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से जो गलत है हमें वो चूज करना है। तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखते हुए हम ये कहेंगे शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यह सत्य नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्या एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी शाब्दिक प्रतीक। यानी जो एडगर डेल ने जो शंकु के रूप में शिक्षण सहायक सामग्रियाँ समझाई थी, तो जो टॉप पर आती है ना वो आती है आपकी कम प्रभावशाली, जो कह सकते हैं जो बॉटम पर रहती हैं या नीचे की साइड होंगे वो सभी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, तो मोस्टली वो आपकी प्रभावी मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं मौन पठन का लाभ क्या होगा। अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती या चुनौतियाँ हैं, तो ये सभी हो जाएंगी, चाहे हिंदी के प्रति भावात्मक लगाव ना होना, बहुभाषिकता होना, पाठ को लक्ष्य बनाना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है ये कि निम्न में से कौन सी एक त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री होगी, तो इसमें से हो जाएगी प्रतिरूप, बाकी जो दे रखे ना कार्टून और श्याम पाठ्य स्लाइड ये होंगी, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी एक प्रत्यक्ष अनुभव या क्रिया प्रधान शिक्षक सहायक सामग्री होगी। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो प्रदर्शन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग जो सिद्धांत नहीं होगा वो चूज करना है। प्रेरणा का होता है, चयन का होता है और अनुक्रिया का, लेकिन व्यापकता का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मौन वाचन का प्रकार है, तो हम ये जानते हैं क्या जानते हैं, एक तो गंभीर होता है, एक द्रुत, तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है द्रुत, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा होगा इसमें से, तो अगर देखें सभी ऑप्शन तो वो हो जाएगा वाद विवाद, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, तो हम ये कहेंगे सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति का तैयार करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से कौन सा एक कॉमन यानी कॉमन बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, तो एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कोमल होती है, एक कठोर होती है, वो हार्डवेयर होती है, तो इनमें से कौन सी है सॉफ्टवेयर वो पता नहीं है, तो वो हो जाएगी कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है, तो वो श्रवण लेखन का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे ये सभी चुनौतियां हो जाएंगी, जैसे योग शिक्षक का अभाव, अंग्रेजी के प्रति समाज का प्रेम, हिंदी का अस्थिर स्वरूप, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, तो हम ये कहेंगे ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक सीधी रेखा से। नेक्स्ट देखिएगा वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान है किस स्तर पर हो जाना चाहिए, हम ये कहते हैं कि ये प्राइमरी लेवल पर हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, गद्य या पद्य पाठ पढ़ाते समय सस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण किस उपागम के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा आपका पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो ओवरऑल देखें तो साधन के रूप में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, इसमें पूछा है कि जैसे राजियारा सोरटा किड़ना लिख्योड़ा, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है, राजियारा सोरटा ये लिखा गया है आपकी कृपाराम खिड़िया के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको मालूम होगा राजस्थान का जो नया अभी सिलेबस आया ना 24 में, जिसमें भाषा और साहित्य राजस्थान के जोड़े गए हैं, तो निश्चित तौर से उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन रहेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जो डोला मारूरा दुआ रो रचना कालकुड़ो सो है, यानी ये किस दौरान ये कविता लिखी गई थी या रचना की गई थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी संमत 1500 के आसपास, यानी 1500 की समथिंग, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जैसे हाला जालारी कुंडलिया किड़री लिखोड़ी ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी ईश्वर दास के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि
उगड़ी राजस्थानी और या ढूढ़ाड़ी रो क्षेत्र कौन सो है, यानी जो जयपुर का क्षेत्र है ना और पास का वही आता है आपका ढूढ़ाड़ी क्षेत्र में, या वहीं पर भाषा बोली जाती है ढूढ़ाड़ी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अलवर और मेवात। देखिएगा अलवर और मेवात ही राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए अलवर और हाड़ौती अंचल, तो हाड़ौती तो बहुत दूर हो जाता है, ये तो आपका कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में हो जाता है। इधर किसी राजस्थान का मानचित्र देखेंगे आप तो हाड़ौती तो ये वाला क्षेत्र है, तो जयपुर तो यहाँ पे है। तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं जयपुर के और पास जो भी क्षेत्र आएंगे ना वो नज़दीक तो अलवर ही दिखाई दे रहा है, अलवर और मेवात। उदयपुर और दूर हो जाएगा, इससे कोई संबंध नहीं है। ये हाड़ौती की वजह से गलत हुआ है, जोधपुर जैसलमेर ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा है निवाड़ी व रागड़ी कुर्सी बोली की उपबोली है, यानी जो आपकी निवाड़ी और रागड़ी बोली जाती है ये किसकी उपबोलियाँ हैं ये पूछा गया है। तो ये हो जाएंगी मालवी की, क्योंकि ये जो कह सकते हैं जो राजस्थान का मानचित्र होता है ना तो यहाँ पे एमपी है, तो ये एमपी से जितने भी क्षेत्र लगे ना तो ये मालवी के भाषा से प्रभावित है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो निवाड़ी और रागड़ी है ये उपबोली हो जाएंगी मालवी की। एक है तोरावाटी रोड क्षेत्र कौन सा है इसमें, तोरावाटी, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जो नीम का थाना से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक मारो बदलो और तीड़ो राव उपन्यास किड़रा लिखोड़ा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है आपके विजयदान पिता के द्वारा। ये कह रहा है पातल और पीतल कविता किड़री लिखोड़ी, ये लिखी गई है आपकी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा।